बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप बीएससी मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। आज के लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 आज हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले देखें कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन if there is a differentiable function capital F of x such that the derivative of capital F is small f, then ये capital F जो है is called anti derivative of small f। यानी इंटीग्रेशन जो है, ये जो एंटी डेरिवेटिव का नाम से ज़ाहिर है, ये इन्वर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन का। क्या मतलब कि अगर कैपिटल F फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल f है तो इसका मतलब है स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F होगा। जैसे हम कहते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 है तो लिहाजा 1 का एंटी डेरिवेटिव x होगा। इस डेफिनेशन पे गौर करें कि नोट दैट इफ़ कैपिटल F इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f देन सो इज़ कैपिटल Fx प्लस c, अब c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी अगर किसी फंक्शन कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f है तो जाहिर है f ऑफ x प्लस c का डेरिवेटिव भी तो स्मॉल f होगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ x प्लस 1 हो तब भी उसका डेरिवेटिव स्मॉल f आएगा। f ऑफ x प्लस 3 है तो उसका डेरिवेटिव भी f ऑफ x आएगा। तो अगर कोई भी कांस्टेंट इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो भी एक एंटी डेरिवेटिव होगा। तो ये जो सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं इनको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई है नेक्स्ट कि इफ़ कैपिटल f ऑफ x इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f then the expression f of x, capital F of x plus c is called indefinite integral of the function f of x and is denoted by कि ये जो स्मॉल f है, देखें कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f था, लिहाजा स्मॉल f का इंटीग्रल जो है या एंटी डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल F of x प्लस c। ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं। ये फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा हो उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। और ये जो x है डिफरेंशियल के साथ जो वेरिएबल लिखा होता है इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं कि हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये जो c आपको नज़र आ रहा है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये आपको बताया कि ये किस वजह से हम करते हैं। एक्चुअली ये इन्वर्स प्रोसेस है, हम ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे होते हैं जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन हो। तो मोस्ट जनरल फॉर्म में यूँ हो सकता है कि क्या पता कोई कांस्टेंट हो जिसका डेरिवेटिव लेने से ये ज़ीरो हो गया हो। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म है ऐसे फंक्शन की कि जिसका डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल में ये फंक्शन हो। तो c इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखें, ये टेबल ऑफ इंटीग्रल्स है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 131 और 132 पे दिए गए हैं। ये बहुत सारे फार्मूले हैं। ये आप इनमें से अक्सर तो आप जानते ही हैं क्योंकि डेरिवेटिव्स का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल साइन का डेरिवेटिव अगर कॉज होता था तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कॉज का इंटीग्रल वापस साइन होगा। इस तरह से ये बहुत से फार्मूले हैं, ये हम यूज़ करते रहेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में एक्चुअली हमने जस्ट इनडेफिनिट इंटीग्रल लिख दिया इस टेबल को यूज़ करते हुए, तो ये टेबल हम यूज़ करेंगे। तो देखें एक्सरसाइज 4.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन यूँ था कि फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ज़ीरो बताएं, ज़ीरो किसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो हमने यूँ सोचना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता था। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता था, लिहाजा ज़ीरो का इंटीग्रल वापस कांस्टेंट होगा, वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने का कह रहा है। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल यूँ होता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर में आपने एक ऐड कर देना और उसी पावर के साथ डिवाइड कर देना प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें यहाँ भी हम यूँ ही करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको x पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लिया इंटीग्रल में। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे इसके मुताबिक, तो n यहाँ पे 1/2 है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा 1/2 + 1 और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 + 1 आप जानते हैं कि 3/2 होता है, ऊपर भी और नीचे भी आ जाएगा। ये वाला 2 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × x⁴/2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखें कि ये दिया 1 + x/x और x² - 1 / x² + 1। आप याद करें कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। वहाँ रैशनल फंक्शंस को डिफाइन किया गया था और उनको कैटेगराइज किया गया था
तो ये रिवाइज कर लें थोड़ा सा का रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ये पी और क्यू जो है पोलिनोमियल्स हैं, is called improper if degree of p of x is greater than or equal to degree of q of x। यानी ऊपर वाले की जो डिग्री है ऊपर वाले पोलिनोमियल की, वो नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री की अगर इक्वल हो या उससे बड़ी हो तो ऐसे फंक्शन को, रैशनल फंक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। प्रॉपर कौन सा होता है कि जिसमें डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स हो, यानी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस दिए गए हैं, तो इनको पहले डिवाइड करना पड़ता है और इनको प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो ये वाला तो रिलेटिवली सिंपल था कि नीचे सिंगल टर्म आ रही है तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 1/x भी हो जाएगा और x/x भी हो जाएगा। तो 1/x तो इसी तरह से आ गया और x/x आप जानते हैं कि 1 हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल ऑपरेटर होता है ये लीनियर ऑपरेटर है, यानी ये अगर दो फंक्शन z हो रहे हो तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो 1/x पे अलग से अप्लाई हो जाएगा और 1 पे अलग से अप्लाई हो जाएगा। अब ये सेकंड रूल है, ये n की वैल्यू अगर -1 हो ना, यहाँ पावर -1 हो तो उसको 1 को x को 1/x लिखा जा सकता है, x पावर -1 को। इस केस में पावर रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि -1 + 1 आप जानते हैं कि अनडिफाइंड हो जाएगा। और डिफ्रेंसिएशन में आपने पढ़ा था कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लिहाजा 1/x का इंटीग्रल वापस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो 1/x का इंटीग्रल था ये नेचुरल लॉग ऑफ x लिख दिया, और 1 किसका डेरिवेटिव होता था, x का डेरिवेटिव 1 था, लिहाजा 1 का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसकी इंटीग्रेशन थी। ये नेक्स्ट जो है x² - 1 ओवर x² + 1, ये भी इस डेफिनेशन दे देखें, डिग्रीज दोनों की इक्वल है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने के बाद इसका जो रिजल्ट बचा वो ये है 1 - 2 ओवर x² + 1। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, इसका भी इंटीग्रल ले लिया। राइट साइड पे देखें दो टर्म्स आ रही हैं, अभी आपको बताया कि दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, 1 पे अलग से और इस पे अलग से। ये कांस्टेंट जो है ये भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी में है कि कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। तो 1 का इंटीग्रल जैसे अभी ऊपर हमने देखा यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ भी x होगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 ओवर x² + 1। अब यही बात आपको बता रहा था कि बहुत से फार्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ चुके हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव था 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है वो वापस tan इनवर्स ऑफ x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan² x को इंटीग्रेट करना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल बताना है कि क्या है। तो आपने डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जिसका डायरेक्टली डेरिवेटिव लें तो tan² x आ जाए। हाँ, लेकिन एक फंक्शन ऐसा था कि जिसका डेरिवेटिव secant² आता था। तो हम यूँ करते हैं कि tan² को secant में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं tan² x = secant² x - 1 के इक्वल होता है। तो इसको secant² की फॉर्म में लिख लिया ताकि हमारे पास एग्जैक्ट इसका इंटीग्रल आ जाए। तो इंटीग्रल अप्लाई किया दोनों साइड पे, ये देखें इधर भी इंटीग्रल अप्लाई किया, इन दोनों टर्म्स पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। अब secant² जो है ये देखें, ये डेरिवेटिव होता है tan x का, tan x का डेरिवेटिव secant² है, लिहाजा secant² का इंटीग्रल वापस tan x होगा। ये देखें secant² का इंटीग्रल tan x, और 1 का इंटीग्रल x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 था तो 1 का इंटीग्रल x आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है इसी तरह से कि cot² तो किसी का डेरिवेटिव नहीं था लेकिन cosecant² तो था। तो cot² x को लिख लेते हैं cosecant² x - 1। ये फर्स्ट ईयर जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें आपने ये फार्मूले पढ़े थे। तो इस पर इंटीग्रल अप्लाई किया दोनों साइड्स पे। तो अब हमने देखना है cosecant² किसका डेरिवेटिव था। तो cot का डेरिवेटिव था -cosecant² x। तो cosecant² x का इंटीग्रल आएगा, यानी एक्चुअली -cosecant² x का इंटीग्रल आएगा cot x, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, तो cosecant² x का इंटीग्रल बन जाएगा -cot x। तो ये देखें cosecant² x का इंटीग्रल -cot x और 1 का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, ये sin² x और cos² x बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आगे भी, तो इनको देख लें। ये हाफ एंगल फार्मूले जो फर्स्ट ईयर में हमने किए थे एक्सरसाइज 10.3 में, वो यूज़ होते हैं यहाँ पे कि cos² x को लिखा जाता है 1 + cos 2x/2, और अगर sin² x की इंटीग्रेशन करनी हो तो उसको लिखा जाता है 1 - cos 2x/2, और फिर इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इंटीग्रेशन के हवाले से ताकि थोड़ी सहूलत हो जाए।
तो देखें ये 2 दोनों से अलग अलग डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 2 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस cos 2x। ये दरमियान वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, 1/2 यहीं से कॉमन ले सकते हैं। तो cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है 1/2, तो ये कांस्टेंट था क्योंकि बाहर आ गया इंटीग्रल से, और 1 प्लस cos 2x पे इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। तो 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं कि x होता है, और cos 2x, अब देखें cos किसका डेरिवेटिव था, साइन का डेरिवेटिव cos था, लिहाजा cos का इंटीग्रल साइन होगा। तो ये देखें cos का इंटीग्रल आ गया साइन। अब अगर कांस्टेंट एंगल आ रहा हो, ये बात गौर से सुन लें, कांस्टेंट ऐसा एंगल आ रहा हो जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, तो उस डेरिवेटिव से हम डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, साथ एंगल का डेरिवेटिव लेते थे, आपको याद होगा। यहाँ पे एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है अगर वो डेरिवेटिव कांस्टेंट हो तो, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस तरह से सिंपली इसको करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स में आपको बताया सिर्फ एक फ़र्क पड़ेगा कि ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये बाकी सारा प्रोसीजर वही है, जस्ट यहाँ सेंटर में माइनस आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है 1 माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1 माइनस कॉज एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फार्मूले, फर्स्ट ईयर 10.3। तो ये स्क्वायर रूट 2 पे भी आएगा और साइन स्क्वायर पे भी आएगा। साइन स्क्वायर पे जब स्क्वायर रूट आएगा तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा। तो इंटीग्रल अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी और इस फंक्शन पे भी। इधर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और साइन एक्स बाई 2 पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब हमने देखना साइन किसका डेरिवेटिव था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन, लिहाजा साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस। तो देखें साइन का इंटीग्रल लिख दिया माइनस कॉस, जो भी एंगल था वो उसी तरह से लिख दिया। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई कि ये देखें यहाँ पे एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना था। तो एंगल का डेरिवेटिव इस दफ़ा एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा 1/2। तो 1/2 से आपने इधर डिवाइड भी करना है, वो 2 पर जाके मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 और cos x बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आएगा। यहाँ पे नीचे एंगल के डेरिवेटिव से ज़रूर डिवाइड कर लेना है आपने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। इनमें ये फार्मूले हैं जो यूज़ होंगे। ये जो टेबल्स ऑफ इंटीग्रल्स आपको अभी यहाँ पे दिखाया मैंने, और आपकी बुक के पेज नंबर 131 और 132 पे भी मौजूद है, उसको देख के आपने अभी फ़िलहाल इनको लिखना है। बाद में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी उनमें हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे इनके इक्वल होता है, तो उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ये इंटीग्रल बार बार आएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखें ये क्वेश्चन नंबर 10, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो ये 3 इंटीग्रल लिखें, यूँ पहचान करनी है कि ये देखें कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, स्क्वायर में है दोनों, कांस्टेंट का भी स्क्वायर है और वेरिएबल का भी स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गई ये वाली, इसमें ए की जगह जस्ट 2 आ रहा है। तो हम इसके फार्मूले में, ये जो राइट साइड पे फार्मूला दिया हुआ है, इसमें जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखें 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 विच इज़ 4 बाई 2, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 4 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ ऊपर 2 बचेगा सिर्फ, ये देखें 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। तो ये यूँ था क्वेश्चन। इसी तरह जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, उसमें ये देखें ये है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो किस कांस्टेंट का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको इस शेप में लिख लिया। तो अब देखें ए की जगह पे 2 आ रहा है, तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये 2 का स्क्वायर था, हमने भी 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख दिया। यहाँ पे ए का स्क्वायर है, हमने भी 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख दिया। यहाँ पे ए है तो हमने 2 लिख दिया। ये जो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की फॉर्म में मैंने लिखा है, ये इसको सिंपल रखने के गर्ज से किया, क्योंकि अभी डिटेल में तो हम कर नहीं रहे, इसको प्रूव करेंगे हम कि ये इसके इक्वल कैसे आता है। इसको एक्चुअली नेचुरल लॉ की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो 4/2 उसी तरह से कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखें वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट्स, ये देखें वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल था। तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर हो तो ये फार्मूला है, इसमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाएगा। तो जस्ट वही तरीका कि ये जो 4 है इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे इस फार्मूले में ए आ रहा है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका।
इन क्वेश्चंस को हम एक्चुअली डिटेल में करेंगे सब्स्टिट्यूशन के जरिए। जब एक्सरसाइज 4.2 करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इनके इक्वल आते हैं।